गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। एमडीएस यूनिवर्सिटी अजमेर के बीए पार्ट थर्ड पॉलिटिकल साइंस के पेपर फर्स्ट के मेरे प्रिय विद्यार्थियों और इसके समांतर ही बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस के पेपर फिफ्थ के मेरे युवा साथियों, अपनी इस लेक्चर की सीरीज़ में हम प्लेटो के न्याय सिद्धांत पर कंसंट्रेट किए हुए हैं और कल के अपने लेक्चर में हमने उसके न्याय सिद्धांत की विशेषताओं को देखा था, जांचा था, परखा था। आज बात करते हैं उसके न्याय सिद्धांत की आलोचना की, जो कि इस बात का प्रतीक है कि वैचारिक क्षेत्र में कोई भी चीज़ पूर्ण नहीं होती। आप देखें कि उसने स्वयं भी तो न्याय के परंपरागत सिद्धांत को, न्याय के क्रांतिकारी सिद्धांत को और न्याय के कार्यकारण सिद्धांत को अपूर्ण घोषित किया था, साबित भी किया था और उन सिद्धांतों को मानने वालों ने अपनी पराजय स्वीकार भी की थी। उसके बाद प्लेटो ने अपना सिद्धांत दिया और समय के साथ इसमें भी कुछ कमियां, कुछ खामियां देखी गई। उसकी बात हम आज करेंगे। मैं डॉक्टर मनोज अवस्थी, एसोसिएट प्रोफेसर, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर, आज आपको प्लेटो के न्याय सिद्धांत की आलोचना के बारे में कुछ बताऊंगा। पहला बिंदु, ये कानूनी धारणा नहीं बल्कि एक नैतिक धारणा है। हमने ये देखा कि प्लेटो ने जो व्याख्या न्याय की प्रस्तुत की है उसमें उसने न्याय को बाह्य नहीं बल्कि आंतरिक तत्व के रूप में पहचाना है कि मानव की आत्मा में 3 तत्व होते हैं, जिसकी प्रधानता हो उसके अनुसार उसे आचरण करना चाहिए और मूल रूप से ये सेल्फ डिसिप्लिन या आत्म अनुशासन का विषय बनकर रह गया है। लेकिन इसके दूसरे पहलू को यदि आप देखें तो आप पाएंगे कि प्लेटो जिस आंतरिक न्याय की बात कर रहा है इसका आशय यह नहीं निकलता कि न्याय बाह्य होता ही नहीं है। ये अदालतें, मुकदमे, न्याय की प्रक्रिया, वकील, न्यायाधीश जिस न्याय को अपने अंजाम तक पहुंचाते हैं मूलतः वह बाह्य प्रक्रिया है और उससे आप इनकार नहीं कर सकते। अर्नेस्ट बार्कर एक ग्रीक फिलॉसफी पर काम करने वाले ब्रिटिश विचारक हैं। वो इस बात को बड़ी बारीकी से एनालाइज करते हैं और वो कहते हैं कि प्लेटो ने न्याय को पूरी तरह नैतिकता से जोड़ दिया है, जो गलत नहीं है, लेकिन इसके समांतर ही जो न्याय का बाह्य रूप है उसकी उसने उपेक्षा कर दी है। वो उसके विषय में या तो अस्पष्ट व्याख्या कर रहा है या मौन है, जबकि मौन होने से समस्या हल नहीं होती, वो अपनी जगह कायम रहती है। जैसे उनका जो कथन है, आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं। प्लेटो का न्याय वस्तुतः न्याय नहीं है, वह केवल मनुष्यों को अपने कर्तव्यों तक सीमित करने की भावना मात्र है, कोई ठोस कानून नहीं है। अब देखिए, जीवन को चलाने में भावनाएं और तर्क, इमोशंस एंड लॉजिक दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। केवल इमोशंस या भावनाओं के दम पर जीवन आगे फलीभूत नहीं होता, कई मुश्किलें सामने आती हैं। दूसरा बिंदु है दार्शनिक वर्ग को समझ शक्तियां प्रदान करना। अगला जो चैप्टर हम लेंगे प्लेटो पर, उसकी शिक्षा की बात करेंगे। प्लेटो ने लोकतांत्रिक शासन का विरोध किया है, वो इसके कट्टर खिलाफ है। आपको जान के आश्चर्य होगा, आज तो पूरी विश्व को हम लोकतंत्र की दुनिया कहते हैं। डेमोक्रेसी या लोकतंत्र आज दुनिया का सबसे लोकप्रिय शासन का तरीका है, लेकिन प्लेटो और अरस्तु इसके कट्टर आलोचक हैं, क्योंकि उनका ये मानना है कि बहुमत के शासन में कई बार वो लोग जीत जाते हैं जिनके पास शासन करने का विवेक नहीं होता, अधिकार नहीं होता। और जैसा कि मैंने आपको कहा कि प्लेटो ने तो ये कहा है, उसका कथन है कि इस धरती पर आदर्श राज्य तभी संभव है जब दार्शनिकों को राजा बनाया जाए
या राजाओं को दार्शनिक बनाया जाए, और इसकी एवज में वो उन्हें संपूर्ण अधिकार सौंप देता है, न्याय के, शिक्षा के, शासन के। और कोई ऐसा संवैधानिक तंत्र नहीं है जो उसे नियंत्रित करे। ध्यान रखिएगा, ये जो न्याय है ना, ये दार्शनिक राजाओं पर भी लागू है कि जो कार्य आपको दिया गया है वो आप कार्य कीजिए, आपकी आत्मा की प्रधानता के आधार के ऊपर। तो उन पर भी जो कंट्रोल है वो सेल्फ कंट्रोल ही है, आत्मनियंत्रण ही है। लेकिन उनको प्लेटो सारे अधिकार सौंप देता है, शासन के, प्रशासन के, न्याय के, रक्षा के, लोक कल्याण के। अब इतने सारे कार्य जब सौंपते हैं किसी एक वर्ग को आप, तो दिखती सी बात है अन्य वर्गों के प्रति उसको एक विशेष ट्रीटमेंट या विशेष अधिकार मिलता है, जो कि संतुलित नहीं कहा जा सकता। किसी एक वर्ग के हाथ में सारे अधिकार सौंप देना प्लेटो की दृष्टि में सही है, लेकिन जो उसकी आलोचना की जाती है न्याय के सिद्धांत की, उसमें लोग ये कहते हैं कि समस्त अधिकार एक ही वर्ग को सौंप देना ठीक नहीं है। अगला बिंदु, मनुष्य और समाज के का सर्वांगीण विकास संभव नहीं है। देखिए, ये एक बारीक बिंदु है। अरस्तु जो प्लेटो के शिष्य हुए हैं, इस बिंदु पर उन्होंने भी प्लेटो की जबरदस्त आलोचना की है। वो ये कहते हैं कि आत्मा में जिस तत्व की प्रधानता है, ये बात ठीक है, स्वीकृत है, उसके अनुरूप व्यक्ति को आचरण करना चाहिए, ये भी ठीक है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति किसी और गुण को विकसित करना चाहता है, जो गुण के उसमें मूलभूत रूप से तो नहीं है, पर वो उसको सीखना चाहता है, लेकिन आपका जो न्याय सिद्धांत है यानी प्लेटो का सिद्धांत, वो उसकी बंदिश लगाता है। जो कार्य आपको दिया गया है खाली वही कार्य आपको करना है, दूसरे कार्य में आपको अपना हाथ नहीं आजमाना है। जबकि अरस्तु बोलता है कि रुचियाँ, प्रेरणाएं, मोटिवेशन इसको आप बोलते हैं, इंटरेस्ट आप बोलते हैं, कुछ नया सीखने की ललक, ये चीज़ों मनुष्यों को नए मार्गों की ओर मोड़ती हैं। लेकिन जो ये सिद्धांत है प्लेटो का शिक्षा न्याय सिद्धांत, ये इसकी बंदिश लगाता है कि जो कार्य आप कर रहे हैं खाली वही कार्य आपको करना है। आप देखिए जीवन में कई बार ये कार्य आपके जीवन को बड़ा बना देते हैं, नीरस। आप खुद सोच के देखें, मैं जब अपनी कक्षाएं पढ़ाता हूँ ये उदाहरण हमेशा देता हूँ कि आपकी पसंदीदा मिठाई या कोई नाश्ता या कोई सब्ज़ी या कोई खाना जो आपको बड़ा पसंद है, यदि मैं 24/7 पूरा सप्ताह, पूरा महीना आपको वही चीज़ खिलाऊं या दिखाऊं या आपसे वही काम कराऊं, यकीन मानिए चौथे या पाँचवें दिन आपको दुनिया की सबसे ख़राब चीज़ लगने लगेगी, क्योंकि उसका इतनी बार प्रयोग आप कर चुके होंगे कि आप में उसके प्रति विरक्ति आएगी, और ये विरक्ति ही दूसरे की ओर आपका आकर्षण बढ़ाएगी, क्योंकि आप मनुष्य हैं, आप देवता नहीं हैं, आप कोई साधु संत नहीं हैं, आप सामान्य मानव हैं। अब इसका फर्क ये पड़ता है कि आपके व्यक्तित्व का विकास रुक जाता है। मसलन उदाहरण समझिए, कोई सैनिक है और वो कृषि कार्य करना चाहता है, या वो कोई म्यूजिक का इंस्ट्रूमेंट बजाना सीखना चाहता है, तो क्या उसको मौका नहीं मिलना चाहिए? प्लेटो के मुताबिक नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि वो उसका कार्य नहीं है। अगला बिंदु, गुणों के निर्धारण की कोई प्रक्रिया नहीं है। देखिए, वो शिक्षा प्रणाली के अंदर आपके गुण पहचान लेगा और फिर आपको वो कार्य करना है। अब जो गुणों को पहचान रहे हैं वे लोग भी कोई आसमान से नहीं उतरे हैं। शिक्षा प्रणाली पहचानेगी गुणों को, लेकिन शिक्षा प्रणाली में जो शिक्षक शिक्षा दे रहे हैं वो दैवीय नहीं है, गलती उनसे भी हो सकती है। और मान लीजिए गलती हो गई, तब उस स्थिति में आप क्या कीजिएगा कि किसी व्यक्ति में किस गुण की प्रधानता थी आप उसको नहीं देख पाए,
और आपने उसको किसी दूसरे गुण वाले कार्य में लगा दिया, अब वो इसका असर ही आएगा, दो तरफा नुकसान होगा। उस कार्य को भी, उस व्यक्ति को भी अरुचि से कार्य करेगा और कार्य भी अच्छा नहीं होगा। अगला बिंदु, वर्तमान समय के राज्यों पर लागू करना संभव नहीं है। देखिए, ये तो स्पष्ट है कि प्लेटो ने जब न्याय को एक नैतिक आचरण मान लिया है, एक अंत्य तत्व मान लिया है, तो वर्तमान जो न्याय प्रशासन है या जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन है, उसमें प्लेटो का ये सिद्धांत फिट नहीं बैठता है। देखिए, आत्मानुशासन, आत्मनियंत्रण अच्छी चीज़ें हैं, ये गलत नहीं है, होना भी चाहिए। स्कूल से पढ़कर आप कॉलेज आए हैं, कॉलेज में भी आप देखते होंगे दीवारों पर जगह जगह जो आदर्श वाक्य लिखे होते हैं कि आपका स्वयं पर अनुशासन होना चाहिए। महापुरुषों ने इस बात को कहा है, गलत नहीं कहा है। लेकिन आधुनिक राज्यों में इसे आप इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे? मान लीजिए किसी से कोई नियम टूट गया तो दंड प्रक्रिया है, जांच है। यदि ये सब ना हो तो एक अंग्रेजी का शब्द है केओस, हिंदी में कहते हैं अफरा तफरी, वो मच जाएगी। और प्लेटो के न्याय सिद्धांत के अंदर जब वो बात कर रहा है कि उसके आदर्श राज्य की आबादी केवल 5,000 है, वहाँ शायद संभव हो सके। लेकिन आज के जो आधुनिक राज्य हैं, राष्ट्र राज्य, करोड़ों की आबादी, बहुत लंबा चौड़ा क्षेत्रफल, शासन, अनेक जातियाँ, उपजातियाँ, संस्कृतियाँ, धर्म, संप्रदाय, वहाँ इस तरह की व्यवस्था करना प्रभावशाली या प्रक्रिया में ला पाना संभव नहीं होता। और अगला बिंदु, ये सर्वाधिकारवाद का रास्ता खोलती है उसकी न्याय व्यवस्था। आपने सारे अधिकार दार्शनिक वर्ग को दे दिए हैं, और सर्व अधिकार यदि आप किसी एक वर्ग को दे देंगे तो उसके भ्रष्ट होने की संभावना बढ़ जाती है। प्लेटो के बहुत बाद में, मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी में तो नहीं कहेंगे इसको हम, एक ब्रिटिश विचारक हुए लॉर्ड एक्टन, उनका एक वाक्य है, आपने जरूर पढ़ा होगा, सुना होगा, टीचर्स ने आपको बताया होगा, शक्ति भ्रष्ट करती है और पूर्ण शक्ति पूर्णतः भ्रष्ट कर देती है। यदि एक ही वर्ग को आप सारे अधिकार सौंप देंगे तो उसके भ्रष्ट होने की संभावना बढ़ जाती है। और मज़े वाली बात यह है कि उसके भ्रष्ट होने पर आपने उसके ऊपर कोई अंकुश या कोई प्रतिबंध का प्रावधान नहीं किया है। इसलिए उसका ये जो न्याय है, ये सर्वाधिकारवाद या ऑटोक्रेसी के रास्ते को खोलता है। और अगला बिंदु, वर्गीय विशेषाधिकार का समर्थन। देखिए, प्लेटो के इस न्याय सिद्धांत में एक विरोधाभास है, एक पैराडॉक्स है। उसने उदाहरण धातु का दिया है। लोहा चांदी बन सकता है, चांदी तांबा बन सकती है, तांबा सोना बन सकता है। लेकिन ये तो एक पहलू हुआ। इसका अर्थ ये निकल रहा है कि समाज का एक वर्ग अपनी अभिव्यक्ति, अपनी रुचि, अपने कार्य बदल सकता है। लेकिन दूसरी तरफ आप ये कहते हैं कि यदि एक कार्य करने में आप लग गए, आपको प्रेरित कर दिया गया, तो फिर आप अपना कार्य बदल नहीं सकते। वंस अ कॉबलर ऑलवेज अ कॉबलर। जो कार्य आप कर रहे हैं उससे गुणवत्ता की दृष्टि से इतना ऊंचा ले जाइए कि बढ़ाइए उसको आगे, ये तो अनुमति वो दे रहा है, लेकिन अपना कार्य बदलने का अधिकार वो नहीं देता। तो दो तरफा बातें आप एक तरफ कर रहे हैं। एक तरफ आप कहते हैं बदल सकते हैं, और दूसरी तरफ आप सारे अधिकार सौंप देते हैं प्रशासक वर्ग को, और जो उत्पादक वर्ग है, जिसकी आत्मा के अंदर तृष्णा की प्रधानता है, उसको आप बदलने का अधिकार नहीं देते। तो ये जो समाज के जो वर्गीय विशेषाधिकार हैं, यानी जो सैनिक हैं उनके अधिकार कुछ ज़्यादा हैं उत्पादक से, प्रशासक वर्ग के उनसे भी ज़्यादा हैं, दार्शनिक राजा पर कोई नियंत्रण नहीं है। तो ये जो उसने अंतर अलग अलग किया है, ये भी उसकी आलोचना का एक प्रबल कारण बनता है। धन्यवाद।